अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। सियासत के मैदान की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अहम दीगर खबरें जो है मैं शामिल करना चाहूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ये जो सैलाबी सूरत हाल हुई और उसके बाद लाहौर में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर जो पानी दाखिल हो गया, उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हमने भी बात की। डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, उनका पॉडकास्ट भी किया, उनके जो मालिक मकान है उनका भी पॉडकास्ट किया। कुछ इसी हवाले से कुछ और ख़बरें भी हैं, ज़रा सबसे पहले मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने डॉक्टर नबीहा के भाई की एक वीडियो मैंने देखी है, ज़ुहैब नाम है उनका, और उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की और उसमें उन्होंने ये अपील की कि जी डॉक्टर नबीहा ने जो कुछ कहा वो उनसे गलती हुई और उनको वो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि अब इससे आगे चलें। मतलब मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर नबीहा के हवाले से जो है वो जारी बात है, जो हमारा पॉडकास्ट था उसके बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। तो उनके भाई का भी जो है वो ये बयान आया कि जी वो उनसे वाकई गलती हुई है, लेकिन अब इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरी बात ये है कि वो ये भी कह रहे थे कि जनाब हम तो वैसे ही अब इस घर में नहीं रह रहे, हम तो ये पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो आप तक पहुंचा दें कि उनके हवाले से लेटेस्ट अपडेट जो है वो अब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी बस काफ़ी हो गया, अब आगे चलें। दूसरा एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि जहाँ पे पाक व्यू सोसाइटी के हवाले से तो गुफ्तगू हो रही है, वहीं पे थीम पार्क सोसाइटी के जो मालिक हैं खुशी मोहम्मद, उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। और ख़बर ये आई है कि दरिया में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के इल्ज़ामात के सिलसिले में उसमें मुलविस LD और रूडा के मुतादिद अफसरान भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए हैं। और मुलजिम खुशी मोहम्मद ने दरिया की ज़मीन पर थीम पार्क के नाम से ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाई थी और इसके अंदर भी पानी दाखिल हो गया था, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है वहाँ पर। और बताया जा रहा है कि मुलजिम ने दरिया के अंदर 12,000 कनाल ज़मीन पर प्लॉट बनाकर शहरियों को धोखे से फ़रोख्त कर दिए। हालिया सैलाब में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के तमाम घर सैलाबी पानी में डूब कर अवामुन्नास की एक बड़ी तादाद की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो भी डूब गई। करोड़ों रुपए दरिया की अराजी की फ़रोख्त की मद में मौसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में किसी किस्म का सीवरेज का निज़ाम ना है। दरिया रावी में बनाई गई थीम पार्क नामी सोसाइटी मुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा ना है। और एंटी करप्शन ने रूडा और LDA से दरिया रावी में कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। तो एक ये पहली गिरफ्तारी हुई है। अब उसमें मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग जो है वो ये भी कह रहे थे कि जो दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके मालिकान के अगेंस्ट भी तो एक्शन लेना जिन्होंने किया है। मैं आपको अभी से एक बात बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, और जिसके अंदर पाक व्यू सोसाइटी भी शामिल है, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी और मैं कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स भी जो है मैं इकट्ठे कर रहा हूँ और मैं पूरा एक रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ कि पिछले कई साल के अंदर पाक व्यू सोसाइटी, क्योंकि जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, ठीक है, ये बाकी अगेंस्ट तो आपने काम कर लिया, ये जो खुशी मोहम्मद है ना, ये फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसकी अगर गैर कानूनी बिल्कुल सही किया, एक्शन ले, लेकिन इन सारी लिस्टों के अंदर सबसे तगड़ा नाम जो है ना वो अलीम खान साहब का है। तो मैं इसके डॉक्यूमेंट्स अभी चेक कर रहा हूँ कि आखिर इनके डॉक्यूमेंट्स की क्या सूरत हाल है और इन्होंने कौन सी अप्रूवल्स ली, कितने हज़ार कनाल की अप्रूवल्स ली, कितने घर बने, ये सारी चीज़ें अभी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। जब मैं कर लूँगा तो फिर उसके बाद पूरी मैं इसके ऊपर एक स्टोरी जो है मैं करूँगा। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, सबका चेक होना चाहिए, किसने कहाँ पर ये बनाया, किसने जो है वो ये चीज़ें बनाई, टेक्निकल परमिशंस किसको मिली और फुल अप्रूवल्स जो हैं वो किसको मिली, बंद बनाना था किसने बनाना था, क्योंकि ये बहस भी इस वक्त चल रही है कि क्या ये दरिया रावी के इर्द गिर्द ये जो बंद बनना था ये रूडा ने बनाना था, ये हाउसिंग सोसाइटी ने बनाना था, ये किसने बनाना था। तो ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा दें और उसके बाद मामला जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने घर लिए उन बेचारों का क्या कसूर है, उनका करोड़ों का जो नुकसान हो गया उसका कौन कसूरवार है। तो अभी मैं इसके ऊपर अभी जो है वो मैं मज़ीद भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और स्टोरी आई है और वो है बाइकर्स लेन से मुतालिक। हमने पिछले दिनों इसके बारे में बात भी की थी कि स्टोरी आई थी कि जनाब बाइकर्स लेन को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ये वाकई एक बहुत ही मतलब तनकीद वाला जो है वो एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर बहुत तनकीद हुई कि ये इस क्या सोच थी इसको लाहौर के अंदर फिरोजपुर रोड के ऊपर बनाने की। लेकिन 24 घंटे के अंदर मुझे हुकूमत पंजाब ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे। अब दुनिया ने आज इसको रिपोर्ट किया है कि जनाब फ़िलहाल इसमें मज़ीद वसअत ना देने का फ़ैसला किया, यानी इसको मज़ीद एक्सपैंड नहीं किया जाएगा और जगहों पर नहीं बनाया जाए। चलें, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये फिरोजपुर रोड पे ये जो बाइकर्स लेन बनी है ये ऑलरेडी पंजाब हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी है। तो
इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि इसके डिवाइडर जो बनाए गए थे वो कंक्रीट के मतलब सीमेंट के डिवाइडर थे और उसकी वजह से भी बहुत से हादसा हुए हैं। और फिरोजपुर रोड के 10 किलोमीटर एरिया में ये डिवाइडर्स जो हैं वहाँ पे बनाए गए थे और अब ये फैसला किया गया कि इसको मजीद नहीं इंक्रीज़ किया गया था। बाय द वे फिरोजपुर रोड के ऊपर जहाँ पे ये बाइकर्स लेन बनी हुई थी वहाँ से भी बहुत से डिवाइडर्स ऑलरेडी हटा दिए गए हैं। ये मैंने खुद विजिट करके मैंने खुद देखा है मैंने। तो ये भी अक्लमंदी का काम है कि आपने वहाँ से हटा दिए हैं, लेकिन बराए मेहरबानी फिजिबिलिटीज़ चेक कर लिया करें। इस वक्त यही होता है ना कि ये मरियम नवाज साहब की ना तजुर्बाकारी है कि कोई भी फाइल लेके आ जाता है कि बस मैडम आप ये कर लें और उसके बाद आप देखिएगा कि जय जयकार हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो प्लीज़ एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि कौन सी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा जो है ना वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपको सिर्फ 4 तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर के अंदर जो है ना वो गलत पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि हाँ जी बस मैडम आप इस तरह कर लें। ये भी अब वो एक और बेवकूफ़ी थी वो जो मैंने कहा था कि दरिया रावी में कश्ती लेके अंदर चली गई। वो कौन गधा था, कौन बेवकूफ़ था जिसने बैठ के सूबे के वज़ीर आला को ये कह दिया कि ये दरिया के अंदर जो है वो सैलाब आया हुआ है, मैडम आप कश्ती में बैठे और चले जाओ और उसके बाद क्या तस्वीरें खींचेंगी आपकी सोच से बाहर है। स्टुपिडिटी, आई एम सॉरी टू से, दैट्स द ओनली वर्ड दैट कम्स इन माई माइंड। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो रिजवान रज़ी साहब जिन्हें पहले मुअत्तल किया गया पीटीवी से, उसके बाद जो है उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उनका पहला मौक़िफ़ जो है वो आ गया है इस सारे इशू के ऊपर। इन्होंने चंद रिमार्क्स दिए थे अपने वीलॉग के अंदर सिंधियों के हवाले से और डैम्स ना बनाने के हवाले से उन्होंने इस पर अपनी राय दी थी जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। अब उन्होंने अपने वीलॉग में कहा है कि जी मेरे बारे में गलत फहमी फैलाई गई, मैं लाल शहबाज कलंदर का पैरोकार हूँ, मुझे इसी सरजमीन से बुरा बोला जा रहा है, मैंने वो गालियाँ तबरुक समझ कर रख ली हैं। मैंने एक वीलॉग किया जो अपलोड हुआ, मैंने एनएलई को कहा कि ये तेरा सेकंड वाला हिस्सा डिलीट कर दो। एनएलई बच्चा था, मैंने काम सीखने का इस बच्चे को मौका दिया ताकि वो अपना हाथ सीधा कर ले, उसने हम पर ही हाथ सीधा कर दिया। हम एक घर में रहते हैं, हम 4 भाई हैं, मैं पंजाब से हूँ, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं सदके दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे नौकरी से निकलवाने का हुक्मनामा ऐवान सदर से नहीं निकाला गया। अच्छा, अब बात यह है कि मैं ये थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ कि हो सकता है उन्होंने इमोशंस में आके जो है उसको बहुत ज़्यादा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, वो अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोबारा बात वही है कि क्या चीज़ ऑनर जाती है और क्या चीज़ ऑनर नहीं जाती, इसकी जिम्मेदारी एंड ऑफ द डे उसी के ऊपर आती है जो बोल रहा होता है, यानी कि मैं, यानी कि जो एंकर है या जो भी सहाफ़ी है जो बात कर रहा है, जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है। एनएलई को भी ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ उससे बहुत से लोगों के जज्बात मजरूह हुए। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट ये है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने इस बात के ऊपर माफ़ी मांगी है। सो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है कि आप कम से कम अपने अगर गलती हुई तो उसके ऊपर आप माफ़ी भी मांगे। एक और गलती जो है वो आज जियो न्यूज़ से हुई है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग गलती है। वो गलती ऐसी गलती है कि मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो हुआ ये है कि उनके बुलेटिन के अंदर जो है एक हेडलाइन चली और उसके अंदर ये आप स्क्रीन के ऊपर, मैं स्क्रीनशॉट से दिखा रहा हूँ, मैं ज़ाहिर बात है चला भी नहीं सकता। तो वो बेसिकली एक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला एक सैलाब मुतासर है और ये शख्स जो है वो कह रहा है कि जी काफ़ी मुश्किल में है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि हर साल हमारे साथ ये होता है और इस साल भी हमें जो है आहो। तो अब उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर वो मैं फिर अपने एनएलई के ऊपर भी नहीं डाल सकूँगा कि जनाब एनएलई ने जो है उससे काटा नहीं इसे। तो वो उसने गाली निकाल दी, उसने पंजाबी में गाली निकाली उसने कि जी हमारे साथ जो है वो ये हो जाता है हमारे साथ। अब वो ज़ाहिर बात है वो क्लिप जो है इस वक्त हर जगह वायरल हो रहा है। अब मैंने जियो न्यूज़ के अंदर काम किया हुआ है, जियो न्यूज़ का हेड ऑफिस जो है ना वो कराची में है एंड नो ऑफेंस, नथिंग रेसिस्ट अबाउट दिस, लेकिन बहुत से हमारे भाई जो है वो उर्दू स्पीकिंग वहाँ पे काम करते हैं जिन्होंने, मेरे ख्याल में हुआ ये होगा कि 12 बजे ये जो बुलेटिन होते हैं ना, हर बुलेटिन का एक अपना प्रोड्यूसर होता है जो बेसिकली करता धरता होता है। वो सारा जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि जो आप बात कहते हैं वो एंकर जिम्मेदार होता है, इसी तरह बुलेटिन में क्या चलना है और क्या नहीं चलना उसके लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार होता है। तो उन्होंने वो क्लिप जो है वो चला दिया, हेडलाइंस के अंदर चला दिया जिसके अंदर एक एक्चुअली पंजाबी की गाली थी उसके अंदर। तो उसके बाद से जियो न्यूज़ के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि भाई आपका किधर एडिटोरियल चेक किधर है, कोई बंदा कोई सोच देख तो लेता है कि क्या। मुझे ये लगता है कि वो साहब जो है उनको पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली ये गाली है क्योंकि वो पंजाबी में दी जा रही थी। लेकिन मेरी नज़र में इससे ज़्यादा बड़ा कसूरवार एक्चुअली सारे मामले के अंदर जो शख्स है वो रिपोर्टर है जो एक्चुअली इसको रिकॉर्ड कर रहा था। क्योंकि मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ, रिपोर्टर ने रिकॉर्ड किया होगा, रिकॉर्ड करके उसके बाद पूरा वो क्लिप जो है वो उसी तरह भेजा होगा न्यूज़ रूम के अंदर। न्यूज़ रूम के अंदर आगे से अगर कोई हमारा उर्दू स्पीकिंग भाई होगा उसको समझ भी नहीं आई होगी कि एक्चुअली ये गाली दी जा रही है।
और उसने कहा हाँ ठीक है, एक सैलाब मुतासर है, वो हालात से तंग आके जो है वो बुरा भला बोल रहा है, तो चलो ठीक है डाल दो। जबकि एक्चुअली बहुत बुरी गाली थी, मतलब ऐसी वल्गर गुफ्तगू थी। मैं समझ सकता हूँ कि जैसे ही वो ऑन एयर गया होगा ना, तो जियो न्यूज़ के लाहौर के दफ्तर के अंदर भी चीखें जो है ना वो लोगों ने मारना शुरू कर दी होंगी कि कि चल गया साढ़े चैनल थे। ये होता है। मैं एक्चुअली एक इस तरह का वाक़या, जब मैं खुद जियो में था तो मुझे आज भी याद है कि उस वक्त भी एक वाक़या हुआ था। मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि अगर वो मैंने एक्सप्लेन किया तो फिर वो ज़्यादा एम्बैरसिंग हो जाएगा जियो के लिए। आई डोंट वांट टू एम्बैरस हिम। सो ये बड़ा एक अजीब किस्म का इंसिडेंट आज की न्यूज़ बुलेटिन के अंदर जो है वो जियो के अंदर जो है वो चला है। सो आई एम प्रीटी श्योर अब इसमें होगा क्या कि जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है या जो रिपोर्टर है उसको भी शो कॉज नोटिस जो है ना वो दिया जाएगा कि भाई कुछ बंदा देख ही लेता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल इसी से रिलेटेड एक और दे देता हूँ कि अभी कल का मेरा प्रोग्राम है जिसमें शौकत बसरा साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब तशरीफ़ लेकर आए हुए थे, और प्रोग्राम के अंदर दोनों मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही बैठे हुए थे, और गुफ्तगू जो है वो चल रही थी, लेकिन इट स्टार्टेड गेटिंग वेरी हीटेड। और इतनी ज़्यादा हुई कि आपस में मतलब बात गालम गलोच तक चली गई। अच्छा, रिकॉर्डेड शो था, बात गालम गलोच तक चली गई। मैंने बहुत रुकवाने की कोशिश की, नहीं रुक सका, फिर मैंने ब्रेक ले ली। ब्रेक के अंदर भी जो है वो सिलसिला नहीं रुका, और ब्रेक के अंदर भी जो है वो दोनों हजरात जो हैं वो आपस में एक दूसरे से तू तकरार नोक झोंक जो है वो करते रहे। बड़ी मुश्किल से उसके बाद मैंने मामलात को जो है वो ठंडा किया, और उसके बाद प्रोग्राम, लेकिन मैंने फिर भी कंप्लीट किया। मैंने प्रोग्राम दोबारा ब्रेक से वापस आया, मैंने उसे कंप्लीट किया। सो एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी एंकर की है। अब जारी बात है, हमने बहुत कोशिश की, वो जो अल्फाज थे उसको हम जितना कुछ सेंसर कर सकते थे जो उस वक्त रिकॉर्डिंग के दौरान दिए जा रहे थे, हमने काफ़ी हद तक उसे सेंसर किया, लेकिन जो गया ऑन एयर वो भी मेरी नज़र में नहीं जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि वो नहीं जाना चाहिए था। तो इस चीज़ की एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ सियासत के मैदान से भी आपको खबरें देते हैं, और वो ये है कि 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान साहिबा के जो दूसरे बेटे हैं शेर शाह, उनकी ज़मानत की जो है वो समाअत हुई, दरख्वास्त से ज़मानत की समाअत हुई, और वहाँ पे जो है वो अलीमा खान और उज़मा खान अदालत पहुँची। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया महरीन कुरैशी भी अदालत में पहुँची। मुल्ज़िम शेर शाह के वकला राना मुदस्सर, बैरिस्टर तैमूर भी अदालत में पेश हुए, और उसके बाद इनकी ज़मानत भी जो है वो मंजूर हो गई। पहले एक बेटे की हुई थी, अब दूसरे बेटे की ज़मानत भी जो है मंजूर हो गई, और अदालत ने 1 लाख के ज़मानती मचलकों के एवज़ जो है ये ज़मानत भी मंजूर कर ली। अलीमा खान साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जज साहब ने बच्चों की ज़मानत मंजूर की, ये खुशी की बात है, लेकिन जिस तरह उन्होंने इनको उठाया ये अफसोसनाक है। कुलभूषण यादव को कौंसलर सर्विसेज मिल रही है, हमारे बच्चों को अपील की सहूलत हासिल नहीं है। कुलभूषण के मिलिट्री ट्रायल का क्या बना जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों को शहीद किया। हमारे तो बुजुर्गों के भी खुफिया ट्रायल किए और हसान समेत दीगर कारकुनान को सजाएं दी। हसान खान न्याजी को अपील का हक भी नहीं दिया गया। इमरान खान सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट में इस वक्त गिरफ्तार हैं। तो उन्होंने उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बैरून मुल्क जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं उनके पीछे अलीमा खान के बेटे हैं। इस पर अलीमा खान ने कहा कि मरवत को कौन जवाब देता है, इस तरह के बंदों को इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियाँ लॉन्च करती हैं, इस्तेमाल करती हैं और फिर उनको ज़ाया कर देती हैं, फिर उनको डर होता है कि हम तो यूजलेस हो गए हैं, फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं। उन्होंने कहा याद रखें इमरान खान को कई महीने पहले पार्टी से निकाल चुके हैं, अगर वो नहीं छोड़ना चाहते तो फिर ये हरकतें ना करें। और इमरान खान ने इसलिए निकाला था क्योंकि ये ऐसी वारदातें कर रहा था। कभी सऊदी वफ्त आया है तो इमरान खान का नाम लेकर बात करता था, जब उनको ये चीज़ें पता चली थी तो उन्होंने उसे निकाल दिया था। अब अगर निकाल दिया है तो चुप करके इज्जत से चले जाओ, किसी दूसरी पार्टी में चले जाओ जिनके लिए ये सब कुछ कर रहे हो। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब ने भी फिर जवाबी वार किया। उन्होंने कहा मोहतरम अलीमा खानम को अदालत की तरफ से आपके दोनों बेटों के साथ गैर मामूली तेज़ी से इंसाफ फराम करने पर दिली मुबारक। ये यकीनी तौर पर एक फ़िक्स मैच था, जबकि हसान न्याजी अभी तक उसी जुर्म और उसी किरदार के लिए सलाखों के पीछे बंद है। आपके 27 माह के मफरूर बेटों ने गैर मामूली रफ्तार से इंसाफ हासिल किया। एक वकील की हैसियत से मैंने एक ही केस में अदालतों का ऐसा मुख्तलिफ अंदाज कभी नहीं देखा। नीचे दिए गए क्लिप में आपके बेबुनियाद इल्ज़ाम पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आप ही पार्टी की चेयरमैनशिप का पीछा कर रही हैं। मैं देखता हूँ कि रियासत आपके बेटों के हक़ में पास होने वाले अहकामात के खिलाफ ज़मानत की मनसूखी दायर नहीं करेगी। वैसे आप हसान न्याजी को बाहर क्यों नहीं निकालते? तो उन्होंने उल्टा यही वार जो है वो अलीमा खान साहिबा के ऊपर किया है कि जनाब हसान न्याजी को तो इस मामले के अंदर जो है वो सज़ा हो गई, लेकिन आपके बेटे को ज़मानत मिल गई। ये क्या चक्कर है? तो ये नोक झोंक इन दोनों की जो है वो आपस में चल रही है। दूसरा नोक झोंक की जहाँ तक बात है तो एयरवाई न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि महमूद खान अचकजई साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ दरारें आ गई हैं।
और उसकी वजह यह बताई जाती है कि पहले ऐलान किया गया था कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे, क्योंकि उमर अयूब साहब जो पहले थे अपोजिशन लीडर वो नाअहल हो गए, सज़ा हो गई उन्हें, तो इसलिए अब इनको बनाया जाएगा। लेकिन फिर हुआ ये कि यूटर्न, यूटर्न इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, तो यूटर्न लिया गया और उन्होंने कहा कि जी बाद में ये फैसला हुआ कि नहीं, वो एक्चुअली इनकी अपीलें जो हैं वो भी ज़ेर समाअत हैं, जब तक अपीलों का फैसला नहीं होता तब तक महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर नहीं होंगे। अब इसके ऊपर ARY ने ये रिपोर्ट किया है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं इस बात के ऊपर बड़े नाला हैं, नाराज़ हैं कि ये क्या है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को एलिजिडली कहा है कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नामजदगी पर शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने महमूद खान अचकज़ई को कहा है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करें और कहें कि वो स्टे ऑर्डर तक अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल ही नहीं करेंगे जब तक इसका फैसला नहीं होता। यानी कि ये एक्चुअली ये प्रपोजल आपकी तरफ से आए, महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से आए, रादर देन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो अचकज़ई साहब ने PTI की ये तजवीज़ नहीं मानी और नाराज़ होकर बलूचिस्तान चले गए और उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं अपोजिशन लीडर बनूं। वैसे ये हकीकत है, ये बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है कि पहले आप बंदे को कहते हैं कि भाईजान हम आपको ये ओहदा देने लगे हैं, ऐलान हो जाए, सब कुछ हो जाए और फिर जो है ना बंदा कहे 1 मिनट होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, अभी ठहर जाएँ। ये वाकई एम्बैरसिंग हो जाता है। सो आई डोंट नो, महमूद खान ARY के ऊपर ये भी चला कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने अभी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। ARY ने उनसे रब्ता किया लेकिन उन्होंने इसके ऊपर अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। तो अगर तो ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी एम्बैरसिंग। इसके अलावा एम्बैरसिंग जहाँ तक सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पूरा गंडासा लेके बाहर आ गए। गंडासा इन सेंस वर्बर गंडासा जो उनके पास हमेशा होता है। उन्होंने PTI में सेनेट इलेक्शन में टिकटों की तकसीम के हवाले से होने वाली जो उनके ऊपर तनकीद हुई थी कि ये जो लिस्ट बनी है ये एक्चुअली किसने बनाई है, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो ज़रा बरहमी का इजहार किया है। पेशावर में इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टिकटों की तकसीम में मेरा क्या काम, सेनेट इलेक्शन में ड्रामा किया गया, मुझ पर तनकीद की गई, जबकि हम खान के हुक्म पर अमल दरामद करते हैं क्योंकि ये पार्टी उन्हीं की है। खान की तरफ से सेनेट उम्मीदवारों के नाम आए जिस पर कितने लोगों ने कहा कि ये झूठ है, खान ने नाम नहीं दिए। बाद में इमरान खान ने खुद नाम देने की तस्दीक की तो फिर तनकीद करने वालों में से फिर किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। मेरा ख्याल में इवन दो मैं गंडापुर साहब की बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ, इधर मैं एग्री करूँगा। और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लौंडे लपाड़े हैं ना, ये बैठ के हमेशा यही काम करते हैं कि ये जो टियर 2 लीडरशिप है उसको बैठ के तनकीद का निशाना बनाते हैं। बैरिस्टर गौहर को कहेंगे, सलमान अकरम राजा को कहेंगे, अली अमीन गंडापुर को कहेंगे, जुनैद अकबर को कहेंगे, सबको कहेंगे। ये कभी भी नंबर 1 की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको, और मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई इधर तनकीद कर रहे हो, इनको बनाने वाले कौन है, किसने ये फैसले किए हैं, वो है इमरान खान। तो मिर्ज़ा अफरीदी खास तौर पे उनके सेनेट के इलेक्शन के टिकट के ऊपर बड़ी लहदे हुई थी, अगर आपको याद हो कि जनाब इनको क्यों टिकट दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वर्कर को नहीं दिया, वर्करों ने वहां पे जो है वो एहतजाज किया, बगावत कर दी, ये नहीं हो सकता, वर्कर का हक मारा गया है। तो बाद में अब गंडापुर साहब इस बात की तस्दीक करें कि भाईजान अगर हक मारा भी गया था ना तो इमरान खान साहब ने वो हक मारा था, ठीक है, वो तस्दीक उन्होंने की थी कि भाईजान ज़रूरी है, बंदा पैसे वाला है, पैसे खर्च करता है, पैसे, ये भी पंजाबी में एक होता है पैसे, एक होता है पंजाबी में पैसे तो वो पैसे खर्च करता है, तो इसलिए उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब वो कह रहा है मुझे सेनेट का टिकट चाहिए तो चाहिए, देना पड़ेगा ये करना पड़ता है। तो इसलिए गंडापुर साहब इतनी चीखें मार रहे हैं कि मेरे पे तो तनकीद के निश्तर सारे निकल आते हैं, तो उधर भी तो गल करो, उनसे भी तो पूछें ना। अब इमरान खान साहब से उधर जाके सारे लौंडे लपड़े चुप हो जाते हैं, उधर कोई बात नहीं करेगा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, चुप, खबरदार। इमरान खान को कुछ कहा तो ट्रैफिक मुतासिर होती है, व्यूअरशिप नीचे जाती है, कुछ नहीं बोलना है तो ये इनका दोगलापन है। और मेरे ख्याल में गंडापुर साहब अगर चीख रहे हैं ना तो सही चीख रहे हैं इस मामले के ऊपर। दूसरी जानिब जहाँ पे तनकीद की मैं बात कर रहा था, वहीं पे एक और तनकीद जो है वो इन्हीं के लीडर जुनैद अकबर के ऊपर भी हो रही है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे और जिन्हें KP के मामला जो है वो हैंड ओवर किए गए थे PTI के। तो उनके हवाले से एक ट्रेंड चल रहा है जुनैद अकबर मिसिंग, कि जनाब किधर हैं जुनैद अकबर, जुनैद अकबर जो है वो मामला क्यों नहीं संभालते। अच्छा ज़हन में रखिएगा, जुनैद अकबर भी अली अमीन गंडापुर का एंटी ग्रुप है, मुखालिफ ग्रुप है। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है फिर तंग आके ट्वीट किया। उन्होंने कहा मुझे में इतना हौसला और बर्दाश्त है कि मैं तैयार हूं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो या अपनी पार्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ और करप्ट लोग हों, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। अगर किसी को तकलीफ पहुँचती है तो पहुँचे, जितनी पेड कैंपेन चलानी है चलाए। ओहदा मेरी मुआश का जरिया नहीं, इक़्तिदार के लालच या ज़ाती फ़ायदे के लिए कभी भी इमरान खान के अजीम मकसद पर समझौता नहीं कर सकता। अपने कायद की तरह असूलों पर डटा रहूँगा और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद अपने आखिरी सांस तक जारी रखूँगा। यह जद्दोजहद ज़ाती नहीं बल्कि कौम के मुस्तकबिल के लिए है।
तो ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारे मामले के ऊपर दिया है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और फड्डा भी चल रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। वो है पीटीआई पंजाब के ऑफिशियल अकाउंट से जो है ये पोस्ट की गई और इसके अंदर बताया गया कि जनाब ये एक वजाहती ऐलान है और वो ये है कि हल्का NA 129 लाहौर मियां अजहर साहब के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई थी जहाँ पे हमाद अजहर साहब ने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि उनके जो कज़न हैं चौधरी अरसलान वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस दौरान जो है वो हुआ ये है कि बजाज खान नियाजी हैं, ये नियाजी अड्डे वाले, नियाजी एक्सप्रेस वाले, बजाज खान नियाजी बड़ी मशहूर शख्सियत है लाहौर के हल्कों में, तो सब जानते हैं उन्हें। उनके बारे में जो है वो ये ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब इनकी जानिब से पोस्टरों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर और विकेट का इंतखाबी निशान इस्तेमाल करके जो है वो ये शो किया जा रहा है जैसे ये PTI के उम्मीदवार हैं। तो हम इसका बाकायदा तौर पे जो है वो ऐलान करना चाहेंगे कि ये उसके उम्मीदवार नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके असल उम्मीदवार जो हैं वो ये मोहम्मद चौधरी अरसलान साहब हैं जो हमाद अजहर साहब के कज़न हैं। तो इसको भी PTI ने जो है वो क्लियर किया है, कहीं ऐ ना कि वोट जो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो ये सोशल मीडिया के ऊपर एक वायरल वीडियो है इन साहब की जो बेसिकली जुम करके जो है वो परफ्यूम लगा रहे हैं और सैलाब मुतासरीन से जो है वो गालबन मुलाकात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक औरत बच्चा उठाए हुए जो है वो सामने खड़ी हुई है और ये शख्स जो है दुम करके जो है वो गालबन डिओड्रेंट या परफ्यूम जो है वो लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि ये साहब कौन है। तो इनका नाम है जनाब साकिब खान साहब, ये PP 97 चिन्योट से ये MPA हैं। पहले आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, बाद में इलेक्शन जीतने के बाद जो है ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो इसके ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही है कि ए तोड़ा है, लोग कहते नहीं है तोड़ा है, मतलब कि जनाब एक इतनी बेहस किस्म की हरकत इन्होंने की है कि एक इस तरह खातून के सामने जो मुफलिस है, गरीब है, आप उसके सामने ये अपना स्टाइल मार रहे हैं और बैठ के आप परफ्यूम लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे, बल्कि ये इनकी इमरान खान साहब के साथ तस्वीर भी शामिल है। अब ये नून लीग में है। तो एक दूसरे से लड़ने के बजाय ना, मैं आपको वैसी एक बात बता दूं, ये इस तरह के हीरे जवाहरात जो हैं वो माशाल्लाह दोनों जमातों में हैं। आप कभी ज़रा जाके देखें तो सही, कभी आप ज़रा गांव देहात वाली साइड पे जाके देखें और उसके बाद आप देखें ये लोग वहाँ पे आम अफराद के साथ एक्चुअली करते क्या हैं। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ये क्या सलूक रखते हैं। ये गरीबों से जब मिलते हैं जाके तो खुद कुर्सी पे बैठते हैं, लोग ज़मीन पे बैठते हैं। मतलब इनको लोगों को कुर्सी पे बिठाने के भी ये रवादार नहीं होते, मतलब इस किस्म का रवैया होता है। सो मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग एक्ट नहीं था, ये जो कुछ भी हो रहा था। शर्म का मुकाम है कि आज भी मतलब यहाँ पे एक इंसान चाहे वो गरीब है अमीर है, उसकी रिस्पेक्ट उसकी अपनी जगह है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है वो ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।